आइए, पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला पढ़ा और वर्णमाला के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि वर्ण क्या है और वर्ण के कितने भेद हैं। हमारा प्रश्न है, आप लोग सामने देखिएगा, हमारा क्वेश्चन ये है कि वर्ण क्या है, वर्ण क्या है और वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, याद रखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपके सामने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि वर्ण या ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्ण या ध्वनि से अक्षर बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी छात्र अपने नोट्स में नोट करते चलें। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। अंतर ये होता है कि वर्ण लिखित रूप में होता है। याद रखें, बोर्ड में सारा कुछ मैं लिख दूंगा, आप लोग नोट करते चलें। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लिखित रूप में होती है, लेकिन ध्वनि वही वर्ण ही ध्वनि है, ये मौखिक रूप में होता है। तो याद रखना, वर्ण बराबर ध्वनि, जिसे हम वर्ण कहते हैं वही ध्वनि है और जिसे हम ध्वनि कहते हैं वही वर्ण है। याद रखना, अंतर इतना है कि वर्ण लिखित रूप में होता है और ध्वनि मौखिक रूप में होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लिखें क, मैंने आपसे बोला तो आपने लिखा क, ये क है, ऐसे लिखा जाता है क। अगर जो मैंने बोला तो मेरे लिए ध्वनि हो गई और आपने कागज पर लिख दिया तो आपके लिए वर्ण हो गया। इसी वर्ण से अक्षर बनता है। अक्षर तब बनता है जब इसमें स्वर का समावेश होता है। जैसे मैंने क का में छोटा मिला दिया तो ये का बन गया, इंग्लिश में लिखते हैं के ए। और अगर जो मैंने क में बड़ा आ मिला दिया तो बन गया का, के डबल ए हो गया। अर्थात अक्षर में कहीं ना कहीं स्वर का समावेश जरूर होता है। अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है, वाक्य से भाषा बनती है। लेकिन याद रखना, शब्द हमारी भाषा में सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। जब छोटे छोटे अक्षरों को मिलाकर के हमने लिख दिया राम, हमने लिखा राहुल, हमने लिखा अमित, हमने लिखा कौशल, तो ये सारे शब्द सार्थक शब्द माने जाते हैं। और ये सार्थक शब्द किसी भाषा में सार्थक की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब भाषा में सबसे छोटी इकाई है सार्थक के रूप में। उसे पद बनता है। जैसे मैंने कहा प्रविश नगर कीजय सब काजा, ये हमारा एक पद हो गया। हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये दूसरा पद हो गया। तो दो पद मिलाकर के एक पंक्ति बन जाती है, अर्थात एक वाक्य बन जाता है। तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य होती है और वाक्यों से मिलकर के भाषा बनती है। जो हम कम्युनिकेशन अर्थात जो हम आपस में बोलते हैं वो कई वाक्यों का संयोजन होता है और उसी से भाषा बनती है। तो आइए फिर से ध्यान दें, हमारी भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्ण या ध्वनि से अक्षर बनता है। याद रखना, अक्षर आदि का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि छा छाता और किशा जो क्षत्रिय में बनती है बहुत अंतर होता है। फिर शब्द बनता है, शब्द आप शब्द बोलेंगे अर्थात शा, घुंडी वाली शाह है, घुमा करके शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य, वाक्य से भाषा बनती है। पूरी भाषा में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। याद रखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसी को हम ध्वनि भी कहते हैं, इसी ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं। अंतर यह है कि वर्ण लिखित रूप में होता है और ध्वनि मौखिक रूप में होती है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होता है और वहीं भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य होता है। याद रखना, कई एग्जाम ऐसे हैं जैसे ग्राम विकास अधिकारी का है, पुलिस का है, दरोगा का है और यहाँ तक कि पीसीएस प्री के सीसेट में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के आगे खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात भाषा में वर्ण को और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, तो वर्ण ही सबसे छोटी इकाई है। जबकि सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है वो शब्द होता है
और सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण क्या है, तो हम वर्ण पर लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आगे इसका खंडन नहीं किया जा सकता, इसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने राम लिखा है, तो अब पूछा जाए कि राम में कितने शब्द हैं, तो ध्यान दें राम, राम अपने आप में एक शब्द है, राम एक शब्द है। अब पूछा जाए कि राम में कितने अक्षर हैं, अक्षर पूछ दिया जाए तो रा आ की मात्रा के साथ है, मा दो अक्षर हैं, दो अक्षर हैं। अगर जो पूछा जाए कि कितने वर्ण हैं तो तोड़ेंगे र प्लस बड़ा आ प्लस म प्लस छोटा आ, तो 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। तो याद रखना यहाँ पर राम में एक शब्द है, 2 अक्षर हैं, 4 वर्ण हैं। एक उदाहरण ये है आपके सामने। दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं, एक शब्द लेते हैं कौशल। कौशल में कितने शब्द हैं? कौशल स्वाभाविक है कि कौशल एक ही शब्द वाला है, एक शब्द है। अब कौशल में कितने अक्षर हैं? कौ प्लस शा प्लस ला, इसमें 3 अक्षर हो जाते हैं, 3 अक्षर हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब वर्ण कितने हैं? क सबसे छोटी इकाई, इसके नीचे तोड़ा नहीं जा सकता। आओ प्लस श, शा ये गुंडी वाली शा है, शा इसका उच्चारण होता है हलंत के साथ। फिर छोटा आ प्लस ल हलंत के साथ, जब कोई मात्रा नहीं होती तो छोटा जरूर छिपा होता है। 6 वर्ण हो गए। तो याद रखना कौशल में एक शब्द है, कौशल में 3 अक्षर हैं, कौशाला, और कौशल में 6 वर्ण हैं। अगर जो पूछा जाए अवध, अवध में कितने शब्द हैं? अवध अपने आप में एक शब्द है, अवध अपने आप में एक शब्द है, अवध एक शब्द है। लेकिन अक्षर पूछा जाए तो छोटा अ प्लस व प्लस धा, ये 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। अगर वर्ण पूछा जाए तो आ को हम तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो स्वर है। अ प्लस व को हम तोड़ेंगे वर्ण में हलंत के साथ, प्लस छोटा आ छिपा हुआ है, प्लस धा हलंत है, प्लस छोटा आ छिपा हुआ है। तो ये 5 वर्ण हो गए, 5 वर्ण हो गए। तो अवध एक शब्द है, अवध एक शब्द है। अवध में 3 अक्षर हैं, अ व ध, और इसमें 5 वर्ण हैं। अ व फिर छोटा व के साथ है, ध हलंत के साथ, फिर छोटा है। ये 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारा वर्ण है। तो एक हमने टॉपिक कंप्लीट किया, वर्ण क्या है। तो आइए एक बार दोबारा ध्यान दें कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका आगे खंडन नहीं किया जा सकता। जब ये लिखित रूप में हो तो वर्ण कहलाती है, जब मौखिक रूप में हो तो ध्वनि कहलाती है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि वर्ण ही ध्वनि है और ध्वनि ही वर्ण है। वर्ण से अक्षर बनते हैं, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, और शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य होती है, और फिर वाक्य से भाषा बनती है। ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके कुछ उदाहरण भी हमने दिए हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने राम का, कौशल का और अवध का उदाहरण दिया है। आगे हम पढ़ेंगे वर्ण के कितने भेद हैं। तो सभी छात्र इसको नोट करते चलें और इसमें देखें कि अगला हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण के कितने भेद हैं। सभी छात्र इसको नोट कर लें। उदाहरण देख लीजिएगा, सभी छात्र इसे नोट करें। चलिए अब ध्यान देते हैं कि वर्ण के कितने भेद हैं। याद रखिएगा सभी छात्र कि जितना भी हम पढ़ाएंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, सारा का सारा एग्ज़ाम में आएगा, चाहे वो पुलिस का हो, दरोगा का हो, ग्राम विकास अधिकारी का हो, लेखपाल का हो, या यूपी SSC का किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत आते हैं।
अगली चर्चा करते हैं वर्ण के भेद। साथ साथ लिखते चलें। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं। एक वर्ण है स्वर और एक वर्ण होता है व्यंजन। व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं। ग्राम विकास अधिकारी अर्थात जिसको हम वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के दो ही भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम पहले स्वर की बात करें। स्वर में हम लिखेंगे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे आ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अंग आहा अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं इनको हम स्वर कहते हैं। कुल संख्या कुल संख्या कुल संख्या कुल संख्या 13 है। याद रखना कुल संख्या 13 है। आ से आहा तक, आ से आहा तक। लेकिन याद रखिएगा कुल संख्या 13 तो है, लेकिन इसमें जो लास्ट के दो हैं अंग और आहा, क्या रखिएगा अंग और आहा को आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने संस्कृत का माना है। उनका कहना था कि अंग और आहा का प्रयोग सबसे ज़्यादा संस्कृत में हुआ है। जैसे विद्या ददाति विनयम, या के ऊपर हमने अंग की बिंदी लगा दी, वही हमारा अंग है। और माँ का प्रोनाउंसिएशन हो गया। जैसे हमने जानबूझ करके राम को संस्कृत में लिखना है तो रामा लिख दिया, कृष्ण को लिखना है तो कृष्णा लिख दिया, विसर्गें लगा दी तो हमारा आहा है। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कहना है कि अंग और आहा का प्रयोग सबसे ज़्यादा संस्कृत में हुआ है, इसलिए अयोगवाद स्वर हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, साथ में छात्र लिखते चलें, वाजपेयी के अनुसार अनुसार स्वर 11 हैं। स्वर 11 हैं क्योंकि इन्होंने अंग आहा को अयोग वह स्वर कहकर संस्कृत का माना है। संस्कृत का माना है। तो इन्होंने कहा है कि अंग और आहा जो हैं वो संस्कृत के हैं। आगे चर्चा करते हैं। एक हमारे आचार्य हैं, आचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु और भोला शंकर ने उच्चारण के आधार पर स्वर 10 बताए हैं। इन्होंने री जो कल वीडियो में हम पढ़ रहे थे, री जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है और र ई से मिलकर के बनता है, इन्होंने री को स्वर नहीं माना है। री को स्वर नहीं माना है। री को स्वर नहीं माना है। री को स्वर और व्यंजन का सम्मिलित रूप माना है। स्वर और व्यंजन का सम्मिलित रूप माना है। स्वर और व्यंजन का सम्मिलित रूप माना है। आइए ध्यान दें,
दो हमारे व्याकरण हैं। व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण को जानने वाला या व्याकरण का विद्वान। उनका नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु, आचार्य भी लगा सकते हैं, और दूसरे हैं भोला शंकर। इन्होंने उच्चारण के आधार पर स्वर 10 बताए हैं। इन्होंने री जो कि हमारे यहाँ पर मूर्धा से उच्चारित होती है, री, र और ई को स्वर नहीं माना है। री को स्वर और व्यंजन का सम्मिलित रूप माना है, क्योंकि री में रा भी होती है और छोटी ई भी छिपी होती है। तो र और छोटी ई छिपी है, रा व्यंजन है और ई स्वर है, तो इसे व्यंजन और स्वर का सम्मिलित रूप माना है। याद रखना, स्वर 3 प्रकार के हैं। 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 आगे हम पढ़ाएंगे आपको। स्वर 3 प्रकार के हैं, ध्यान दें। ह्रस्व या मूल स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर, इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, आइए आगे यहीं पर देख लेते हैं। जो ह्रस्व हैं, ह्रस्व या मूल स्वर, वो अ, ई, उ, री नोट करते चलें, 4 हैं। दीर्घ स्वर नोट करते चलें, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 हैं। संयुक्त स्वर ए, आए, ओ, औ, ये 4 हो जाते हैं। 4 हो जाते हैं। तो याद रखना, 4 ह्रस्व या मूल स्वर हैं, 3 दीर्घ स्वर हैं और 4 संयुक्त स्वर हैं। तो 4 3 7 4 11। आइए एक बार दोबारा से चर्चा करें। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर के लिए किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे मुख से जब उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। कुल संख्या 13 है, अंग से आहा तक। लेकिन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार स्वर 11 हैं। ये स्वर 11 बताया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। आ से औ तक, आ से औ तक बताया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने, क्योंकि इन्होंने अंग आहा, याद रखना, अंग आहा को अयोगवा स्वर कहकर, अयोगवा तो 2 हो गए हमारे पास अयोगवा स्वर, अंग और आहा कहकर संस्कृत का मान लिया है। आचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु, नाम याद रखना, आचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु और भोला शंकर, ये 2 व्याकरण हैं। वो ने उच्चारण के आधार पर उच्चारण को टारगेट किया है। स्वर 10 बताए हैं इन्होंने। री, याद रखना, री जो र प्लस ई से मिलकर बनती है को स्वर नहीं माना है। री को स्वर और व्यंजन का सम्मिलित रूप माना है। अर्थात याद रखना कि इसमें स्वर भी है री में और इसमें व्यंजन भी है, इसका सम्मिलित रूप माना है। स्वर 3 प्रकार के हैं। ह्रस्व या मूल स्वर अर्थात अ, ई, उ, री, ये 4 दीर्घ स्वर आ, ई, उ, बड़े दीर्घ हो जाएंगे, 3 हैं। संयुक्त स्वर ए, आए, ओ, औ। लेकिन याद रखना, अगर जो एग्जाम में पूछा जाए स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो 13 लगाना है। सामान्यतः पूछा जाए स्वर कितने हैं तो 11 लगाना है। पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं तो आपको 10 लगाना है। आइए व्यंजन की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा है वर्ण का भाग, व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। 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 सबसे पहली चीज यह है कि कोई भी व्यंजन है, जैसे आप लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं के ए से का, के एच ए से खा, जी ए से गा, अर्थात कहीं ना कहीं व्यंजन में छोटा आ जरूर छिपा होता है। व्यंजन में कम से कम छोटा आ जरूर छिपा होता है। छोटा आ जरूर छिपा होता है, जरूर छिपा होता है। ये बात याद रखना, जब कुछ नहीं होगा तो व्यंजन में छोटा आ जरूर होगा। जब छोटा आ को निकाल देंगे तो वो वर्ण बन जाएगा, हलंत के साथ हो जाएगा। अब इनकी संख्या देखें। संख्या
व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की संख्या देखें तो 33 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब ये 33 कैसे होती है? अब व्यंजन की संख्या में 33 में स्पर्श व्यंजन, पिछले वीडियो में हमने देखा था, स्पर्श व्यंजन 25 हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा 4 हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हो जाते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4 हो जाते हैं। तो इस प्रकार 25, 4 29, 4 33 हो जाते हैं। लेकिन अगर जो द्विगुण व्यंजन, अड़ा अड़ा द्विगुण, इन्हीं को हम कहते हैं आगत या उत्क्षिप्त व्यंजनों को जोड़ दिया जाए, अर्थात 25 तो हैं ही हमारे पास, सही गलती हो गई, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, 33 तो हैं ही हमारे पास। 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ दिए जाएं तो 35 हो जाएंगे। तो याद रखना कि हमारे पास जो संख्या है व्यंजनों की वो 35 हो जाती है। ठीक है, 35 हमारे पास ये हो जाते हैं। चलिए, लेकिन अब अगर जो हम कल के वीडियो में देखें कि हम पढ़ रहे थे लास्ट में संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ, अगर जो हम छत्रज्ञ को जोड़ें तो 35 4 39 हो जाते हैं। ये गलत है। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ हम नहीं जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से जोड़ चुके हैं। छत्रज्ञ जो छत्री है वो आदि क और शा से, तो वो हम पहले से जोड़ चुके हैं। इस पर व्यंजन में का जोड़ चुके हैं और उसमें संघर्षी व्यंजन में शा जोड़ चुके हैं। त्र आदि ता और रा पहले से स्पर्श व्यंजन में जोड़ चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन में रा जोड़ चुके हैं। ज्ञ आदि जा और इया पहले से हम स्पर्श व्यंजन में जोड़ चुके हैं। और श्रा आदि शा और रा हम पहले से जोड़ चुके हैं। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन को नहीं जोड़ा जाता। तो इस प्रकार से हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 35। तो याद रखना व्यंजन हमारे 35 हैं, व्यंजन 35 हैं। और स्वर हमारे आ से औ तक ही माने गए हैं। आ से औ तक 11 हैं। ठीक है, ये हमारा विशुद्ध व्याकरण के आधार पर वर्णमाला था। अब प्रश्न बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे वर्णों अर्थात स्वर और व्यंजन के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनकी कुल संख्या तो 52 है, ठीक है, लेकिन अलग अलग वर्गीकरण करेंगे तो स्वर 11 हैं और व्यंजन 35 हो जाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप तैयार कर लें। बाकी हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही वीडियो। हाँ, एक बात और है कि अभी साधन और संसाधनों का थोड़ा सा अभाव है हमारे पास, इसलिए हम इसी बोर्ड पर पढ़ाएंगे और इसी तरह पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने का जो कंटेंट है वो हम पूरा देंगे आपको। तो हमारे साथ बने रहें। और हमारा यूट्यूब चैनल है GS बाई अजीत शुक्ला। आप सभी छात्रों से यही आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने कुछ दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइएगा, घर पर भी सब्सक्राइब कराइएगा। ये सब ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, इनको आप पढ़िएगा और आगे पुलिस दरोगा में या अन्य कोई एग्ज़ाम में सिलेक्ट होइएगा। चैनल का नाम लिख लें GS बाई अजीत शुक्ला, GS बाई अजीत शुक्ला, GS बाई अजीत शुक्ला। ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। सभी छात्र इसको सब्सक्राइब करें और आगे भी सब्सक्राइब कराएं। इस पर हम आपको निःशुल्क हिंदी और यूपी स्पेशल की क्लास पढ़ाते रहेंगे। रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप घर पर बैठ करके आराम से पढ़िएगा। नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।